Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 8th science chapter number 9 friction. We have discussed a lot in this chapter like what is friction and how to apply the friction and how the friction works on any of the object which is डूइंग अ मोशन। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उस पर फ्रिक्शन कैसे एप्लीकेबल होता है ये हमने पढ़ा। ठीक है, हमने ये भी देखा कि जो फ्रिक्शन को सपोर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं वो कैसे होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें फ्रिक्शन को सपोर्ट करती हैं। जैसे हमने देखा कि उस दो सरफेसेस के बीच में क्या होती हैं, इरेगुलरिटीज़ होती हैं। इस तरह से इरेगुलरिटीज़ होती हैं जो कि दो सरफेसेस के बीच में क्या लगती हैं। और जितनी ज़्यादा ये इरेगुलरिटीज़ कम होंगी या छोटी होंगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन कम लगेगा। और जितनी ज़्यादा हैवी ये ज़्यादा क्या होंगी, लार्ज क्या होंगी, ये इरेगुलरिटीज़ होंगी, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन एप्लीकेबल होगा। तो कम जिनमें इरेगुलरिटीज़ होती है उनको हम बोलते हैं स्मूथ सरफेस। ठीक है, स्मूथ सरफेस। और जिसमें ज़्यादा होती हैं उनको बोलते हैं हम रफ सरफेस। ठीक है, तो इसीलिए क्या होती है, जो रफ सरफेसेस होती हैं उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है क्योंकि उसमें क्या होती है, इस तरह के इंटरलॉकिंग हो जाती है। यहाँ पर जो दो लेयर्स हैं उनके बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स की जो सरफेसेस है उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। इसकी वजह से रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सर्फेसेस। ठीक है, दो सर्फेसेस के इंटरलॉकिंग की वजह से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सर्फेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। ठीक है, हम ये बात भी हम समझ सकते हैं कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम दोनों को प्रेस करेंगे, बहुत हार्ड प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें और भी ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले वो इजीली मूव कर पा रही थी, ठीक है, थोड़ा बहुत चलो इरेगुलरिटीज थी उसकी वजह से क्या है वो मूव कर पा रही थी, टफ मूव कर पा रही थी, बहुत मुश्किल से मूव कर पा रही थी लेकिन फिर भी मूव कर पा रही थी। अगर हम इसके ऊपर कुछ वेट रख दें या प्रेस कर दें तो क्या होगा, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगी, और ज़्यादा टफ हो जाएगी वहाँ पर, जिसकी वजह से आगे बढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा दें यानी कि इंक्रीज कर दें, कैसे, उसकी जो इरेगुलरिटीज़ है उसके ऊपर क्या कर दें, कोई वेट रख दें या उसके ऊपर कोई फोर्स लगा दें, ठीक है, या हैवीनेस बढ़ा दें उसकी, तो क्या हो जाएगा, वो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। आप देख सकते हो, अगर आप क्या करो, एक मैट को खींच रहे हो, आपके घरों में मैट लगी होती है, ठीक है, दरी लगी होती है, अगर आप उसको नॉर्मली खींच रहे हो तो इजीली खींच जाती है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई बैठा होता है तो आपको खींचने में कितनी दिक्कत होती है। इसका मतलब जब वेट हम बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं या प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन बढ़ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम you moved a heavy box from one place to another. If you have no such experience, get the experience now. What is easier, to move the box from rest or to move it when it is already in motion? ठीक है, आपने जो एक्सपीरियंस किया था पहले कि एक बॉक्स को आपने क्या किया था, आपने मूव करवाया था, एक हैवी बॉक्स को आप मूव करवाया था, तो आपको कब आसान लगा था, जब स्टार्टिंग में जब वो बॉक्स रेस्ट में था तब उसको मूव कराना आपको आसान लगा था, या फिर वो जब मूव कर रहा था उस समय आपको उसको मूव कराना और ज़्यादा आगे मूव कराना आसान लग रहा था। ठीक है, तो आपको कब लगता है, जब वो मूव कर रहा है उस दौरान आपको, आप अगर उसको हल्का सा भी पुश करते हो तो आगे चलता रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा टफ होता है उस समय जब वो रेस्ट फेज में है और तब आप उसको मूव करवा रहे हो। ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट starts moving from rest in a measure of static friction. ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन, ऐसा फोर्स जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लगता है, यानी कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए लगता है एट द स्टार्ट, अचानक से जो एकदम से जो फोर्स लगाया जाता है कि एकदम से फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि स्टार्ट हो जाए वो मूव करना, जो कि वो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट कर जाए, किसी ऑब्जेक्ट पर उसकी रेस्ट फेज से उसको मूवमेंट में लाने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसी समय, उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन के मेजरमेंट पे क्या लगता है। ठीक है, अभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा हुआ है,
ठीक है, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन लगा हुआ है। अब इसको स्टैटिक फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, जो फोर्स एप्लीकेबल करते हैं उस पर डिपेंडेंसी करती है। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अगर अब दूसरी तरफ बात करें, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग। ठीक है, अभी तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, इसको मूव कराने में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जबकि क्या है, अभी मूविंग ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो मूव कर रहा है यानी कि जो मूवमेंट में। ठीक है, अब इसमें क्या है, विद द सेम स्पीड, अगर आप उसी स्पीड से, इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उसको आप मूव करवाते हो तो इजीली मूव हो जाता है। ठीक है, इजीली स्लाइड करता हुआ जाता है। ठीक है, इजीली मूव हो जाता है। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर। ठीक है, जब आप बॉक्स को स्लाइडिंग करवाते हो या मूव करवाते हो तो उसके पास इतना टाइम नहीं मिल पाता है उसे कि वो इंटरलॉकिंग हो सके दोनों सरफेसेस के बीच में। ठीक है, इसकी वजह से जब कांटेक्ट नहीं बन पाता है तो इजीली मूव कर पाता है। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसी वजह से जो हम क्या बोल रहे हैं, जो स्लाइड फ्रिक्शन बोल रहे हैं, कौन सा, दो फ्रिक्शन हमने पढ़े, एक स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, एक स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा और एक क्या पढ़ा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, फ्रिक्शन कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, ये तो देखो स्टेबल चीज़ के ऊपर लग रहा है। जब ये स्टेबल चीज़ के ऊपर लग रहा है तो इसको अभी पूरा समय से इंटरलॉक हुई भी है, पहले से इंटरलॉक हो रखी है। अब इसको खिसकाएंगे तो इसको बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए इस इंटरलॉकिंग से खिसकाने के लिए। अब आगे जो इंटरलॉकिंग आएगी वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि अब ये मूव कर रहा है। ठीक है, इतना समय नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसको पूरा समय से पहले से ये होल्ड है, इस इंटरलॉकिंग में है, तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन में ज़्यादा पावर लगेगी, ज़्यादा फोर्स लगेगा। जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में वो मूव कर रही है लगातार, तो उसको इतना समय नहीं मिलेगा कि वो इंटरलॉक कर पाए और एकदम से आगे फिसल जाएगी। ठीक है, सो एंड यू फाइंड इट समवट इजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जो मोशन में है पहले से ऑब्जेक्ट, उसको मूव कराना इजी होता है। अब हम बात करेंगे 9.3 हेडिंग की, जो कि है फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। ठीक है, फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अब आपने नेसेसरी इविल की बात करनी है कि कुछ फ्रिक्शंस के क्या होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ठीक है, अब आपने अपने एक्सपीरियंसेस को देखना है। ठीक है, पुराने, इज इट एज इजियर टू होल्ड अ कुल्लड़, अर्थन पॉट और अ ग्लास टम्बलर? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it, would it become easier or more difficult to hold it? ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपको कुल्हड़ का बर्तन पकड़ना ज़्यादा आसान होता है या ग्लास टम्बलर, यानी कि स्टील का बना हुआ ग्लास है और एक है कुल्हड़ का बर्तन। ठीक है, कुल्हड़ का बर्तन है। ठीक है, दोनों में से क्या पकड़ना आसान होता है? ऑब्वियसली कुल्हड़ का बर्तन। क्यों? वो थोड़ा, उसकी स्किन क्या होती है, रफ सी होती है, जो उसकी जो सरफेस होती है वो रफ सी होती है, इसलिए उसको पकड़ना आसान होता है। जबकि स्टील का बर्तन हाथ से थोड़ा फिसलता है। ठीक है, अब सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी। अब ये सोचो कि अगर बाहर का जो सरफेस है टम्बलर का, यानी कि टम्बलर का जो सरफेस है वो ग्रीसी है, यानी कि ग्रीसिंग कर रखी है उसमें, और एज अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, या फिर उस पर ऑयल उस पर लगा रखा है, ऐसे पूरा ऑयल लगा रखा है। ठीक है, वुड इट बिकम इजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? तो क्या ये इजी होगा उसको पकड़ना या डिफिकल्ट हो जाएगा? ठीक है, पहले से वो स्लिपरी है। ठीक है, जो स्टील का ग्लास है पहले से स्लिपरी है, अब आपने उसमें ऑयल भी लगा दिया तो और ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा, यानी कि अब उसको पकड़ना और ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, टफ हो जाएगा उसको पकड़ना। ठीक है, अगर उस पर किसी स्टील टम्बलर पे आपने क्या कर दिया, ग्रीसिंग कर दी, ऑयलिंग कर दी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी जो सरफेसेस होगी उसके उसमें क्या हो जाएगा, वो स्मूथ हो जाएंगी, और स्मूथ होने की वजह से उसको पकड़ना टफ हो जाएगा। जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल द इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हो, इन ग्लास को पकड़ना भी क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन कम हो जाए तो क्या होता है, उसकी वजह से भी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे हम कोई चीज़ पकड़नी है तो नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन कम हो जाए तो। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इज टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। ठीक है, और भी चीज़ें देखते हैं हम, जैसे कितना मुश्किल होता है एक मडी ट्रैक में चलना, एक कीचड़ वाली जगह पे चलना। ठीक है, और या फिर जिसमें पानी गिरा हो ऐसे मार्बल फ्लोर पे चलना।
कितना मुश्किल होता है। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन? क्या आप ऐसी जगह पे चल सकते हो जहाँ पर बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना हो? चल सकते हो? यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। आप बिना फ्रिक्शन के लिख भी नहीं सकते हो कॉपी में, ठीक है। तो जहां पर इस तरह की सर्फेसेस होती हैं जहां पर फ्रिक्शन ना लग रहा हो, तो वहां पर बहुत तरह के काम नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे आप चल नहीं सकते हो, वेट जो मडी क्या होता है, ट्रैक होता है, उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन तो लगता नहीं है, तो फिसल जाता है, ठीक है। या फिर वेट मार्बल है उसमें एकदम प्लेन मार्बल होती है, वैसे भी घिसने के बाद वो और ज़्यादा प्लेन हो जाती है। आपने देखा होगा मार्बल्स की घिसाई होती है घरों में, तो मार्बल की घिसाई की वजह से और ज़्यादा प्लेन हो जाते हैं। अगर उसमें वाटर गिरता है, तो अगर उस पर कोई चलता है तो फिर वो इजीली फिसल सकता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है यहाँ। आप पेन से पेपर में लिखना चाहते हो तो उसके लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो गया है, पेपर आपका स्मूथ है, या आप कभी ऐसा करो, आपने नॉर्मल पेपर पे आप लिख रहे हो, ठीक है, नॉर्मल पेपर पे आप लिख रहे हो, अब तो लिखा जा रहा है, लेकिन आप देखो कि थोड़ी देर में ना उस पेपर में आप ऑयल डाल दो, ऐसा हल्का सा ऑयल गिर जाता है कभी, ठीक है, ऑयल गिर गया। अब उस ऑयल वाली जगह पे लिखने की कोशिश करो, नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन अब नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है अब। जब ऑयल आपने उसमें गिरा दिया और उस ऑयल के ऊपर आप लिख रहे हो उस पेपर पे, तो वो लिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। क्योंकि सिर्फ लिखा तभी जा सकता है जब वो फ्रिक्शन एप्लीकेबल हो। वेन योर टीचर इज राइटिंग विद चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब आपके टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं चॉक से, तब भी आप देखते हो इट्स रफ सरफेस रब ऑफ सम चॉक्स पार्टिकल्स विद स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। आप जब देखते हो कि आपके जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो वहां पर क्या है, वो चौक क्या है, रब कर रही है उसके साथ, किसके साथ, ब्लैक बोर्ड के साथ, ठीक है, ब्लैक बोर्ड के साथ वो रब कर रही है। तो जब रब कर रही है तो क्या है, कुछ पार्टिकल्स जो चौक के हैं वो उस पर घिसते हुए चले जा रहे हैं, उस पर बचे हुए चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लिख पा रहे हो, ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि वो जो चौक की सरफेस है वो क्या है, रफ है, और वो हल्की भी है, क्योंकि उस इंटरलॉकिंग की वजह से टूटती भी जा रही है उस पर, और चिपकती जा रही है, टूटती जा रही है, चिपकती जा रही है, और आगे चल रही है, और धीरे धीरे घिसती जाती है। वो घिसती इसीलिए है ताकि, क्योंकि फ्रिक्शन है, ठीक है। वो रब कर रही है और फ्रिक्शन की वजह से वो रगड़ती भी जा रही है और घिसती जा रही है, और धीरे धीरे कम होती जाती है अगर आप उसको लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि वो इंटरलॉकिंग में फंस जाती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड? आप कभी देखते हो कि कभी बोर्ड क्या हो जाता है या चॉक क्या हो जाती है, बहुत स्लिपरी स्मूथ हो जाती है, प्लेन हो जाती है, वहां पर आपको लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। या जो बोर्ड की सरफेस है उस पर ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, वहाँ पर स्लिपरी हो जाती है, तो वहाँ पर लिखा नहीं जाता, वहाँ पर वो कुछ आवाज़ से निकालने लग जाती है और स्लिपरी सी होती है, वहाँ पर फिसल जाती है चौक, ठीक है, वहाँ पर लिखा नहीं जाता है। जहाँ पर रफ सरफेस होगी वहीं पे वो अच्छा लिखा जाता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, ठीक है। अगर कोई अगर फ्रिक्शन ना हो, तो कोई चीज़ अगर स्टार्ट हो गई है मूव करना, तो उसके बाद वो कभी नहीं रुकेगी अगर फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion, ठीक है। अगर कोई भी फ्रिक्शन ना हो, तो जो ऑटोमोबाइल्स हैं अगर वो स्टार्ट हो गए तो उसके बाद वो कभी रुकेंगे नहीं, ठीक है, कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, ठीक है। और ना वो चेंज कर पाएंगे डायरेक्शन को, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल और टाई अ नॉट, ठीक है। आप नेल भी फिट नहीं कर सकते हो अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो आप वॉल पे, दीवार पे क्या नहीं कर सकते हो, कील भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, और फ्रिक्शन के बिना कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो चीज़ें स्मूथ फिसलती रहेंगी, ठीक है, जो भी है। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल टू, ठीक है। इसके अलावा फ्रिक्शन क्या है कहीं पे, अब देखो फ्रिक्शन अभी तक तो क्या था, फ्रिक्शन के फायदे देखे थे हमने कि फ्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है, फ्रिक्शन होना चाहिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बसेस रुकेंगे नहीं, कार रुकेंगे नहीं, गाड़ियां नहीं रुकेंगी, हम नहीं रुक पाएंगे, हमारे पैर फिसल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, फ्रिक्शन एज एन इविल भी है, कि फ्रिक्शन होने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कि फ्रिक्शन कहीं पे हो जाए तो वहां पर क्या नुकसान हो सकते हैं। इट वेयर्स आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बेयरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज, यू मस्ट हैव सीन वोन आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिज एट रेलवे स्टेशन, ठीक है। आपने देखा होगा कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है, इट वेयर्स आउट द मटेरियल, ये क्या करता है, ये उन मटेरियल्स को
खराब कर देता है, यानी कि उस वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। वेदर दे आर स्क्रूज, जैसे स्क्रूज हो गए, बॉल बेयरिंग्स हो गए, शोल्स ऑफ शूज हो गए, ये सब क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, घिस जाते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन क्या करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है। अगर देखो शूज से आप चल रहे हो और लगातार आप चल रहे हो तो क्या होता है, धीरे धीरे वो फ्रिक्शन की वजह से जो आपके शूज की सरफेस से और रोड की सरफेस से जो लग रहा है उसकी वजह से वो धीरे 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 क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से घिसना शुरू हो जाते हैं। बाद में आपके शूज क्या हो जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं नीचे से, तो बाद में फिसलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इविल है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है। विगरसली रब योर पाम टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट। अगर आप लगातार अपने पाम्स को यानी कि अपनी हथेलियों को रगड़े तो क्या हो जाता है, एक हीट जनरेट होती है। आपको पता है ठंडियों में सब करते हैं ये काम। हाउ डू यू फील वेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस, इट कैचेज द फायर। जब भी आप एक मैच स्टिक को रफ सरफेस पे क्या करते हो, रब करते हो, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मैच स्टिक पे भी क्या होता है, रफ सरफेस होती है उससे ही वो जलती है। कोई लोग मैच स्टिक को किसी रफ सरफेस पे भी एकदम से इंस्टेंट से रगड़ के जला देते हैं। ठीक है, वो किस वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। You might have observed that the jar of a mixer becomes hot when it is run फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो आप मिक्सर होता है उसका जार जो देखा है आपने, वो क्या होता है, अगर आप उसको बहुत देर तक चलाते रहे, थोड़ा एक दो मिनट ज़्यादा चला दें तो वो गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसकी रोटेशन की वजह से। जो उसकी रोटेशन वाली जो पॉइंट है उन पे क्या हो रहा है, लगातार फ्रिक्शन चल रहा है, फ्रिक्शन की वजह से वो रोटेट कर रही है और उसकी वजह से वो गर्म हो जाते हैं। यू कैन साइट वेरी अदर एग्जाम्पल इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, जब मशीन को ऑपरेट किया जाता है, हीट जनरेटेड कॉज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मशीन्स जब चलती हैं तो जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से वो मशीन्स को चलने में थोड़ा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। वो मशीन्स क्या है, हैवीनेस से चलती हैं। अब जब वो चलेंगी 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 तो क्या हो जाती है, उसकी वजह से उनकी जो मशीन्स के जो क्या होते हैं, जितने भी क्या होते हैं स्क्रूज होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो घिसने लग जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, उस घिसने की वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के कई तरीके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने फ्रिक्शन के बारे में क्या देखा कि फ्रिक्शन कहीं जगह पे हमें फायदा भी पहुंचा रहा है, कि फ्रिक्शन होने की वजह से हम मूवमेंट हमारा रुक जा रहा है, स्टॉप कर पा रहे हैं। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से हमने एविल्स ये देखे कि फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग जनरेट हो रही है, कहीं जगह पे ऐसी जगह पे हीट जनरेट हो जाती है। ठीक है, अगर सरफेसेस पे लगातार टायर्स के चलने की वजह से अगर लगातार हम गाड़ी को चलाते रहें कई दिनों तक वो लगातार चल रही है तो उसके टायर्स क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। ठीक है, जल जाते हैं। ठीक है, या फिर हम शूज़ को लगातार, हम एक ही शूज़ का यूज़ कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं तो धीरे धीरे क्या है, वो शूज़ भी घिस जाते हैं और उसकी वजह से फिसलने का डर होता है। ठीक है, इस तरह के इविल्स हमने देखे। वैसे बड़े इविल्स नहीं है लेकिन फिर भी इविल्स हैं कि फ्रिक्शन हो तो तब क्या हो सकता है। ठीक है, इसको समझना है। इसके बाद हमने बोला कि कुछ क्या है, मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन के जो कुछ सेक्शन है जिसमें हम मिनिमाइज कर सकते हैं फ्रिक्शन को, उसको हम देखते हैं। इंक्रीज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, तो कैसे, 9.4 में हम देखेंगे इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिस्क्राइब्ड इन सम सिचुएशंस। हैव यू एवर थॉट why the sole of your shoe is grooved is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो आपके जूते के शोल्स होते हैं वो ग्रूव्ड होते हैं, हो जाते हैं। इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप। ठीक है, आपने देखा होगा कि शूज के नीचे के सोल क्या होते हैं, ऐसे कट कट बने होते हैं उनमें। ठीक है, इस तरह से कट बने होते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से कट बने होते हैं शूज में। ठीक है, इस तरह से कट बने होते हैं। वो क्यों होते हैं, इनको ग्रूव बोलते हैं। वो क्यों बने होते हैं, ताकि जो आपकी रोड की सरफेस है उसके साथ ये क्या बना सके, इंटरलॉकिंग कर सके, ताकि वो अच्छे से चलने के लिए यूज हो सके। ठीक है, अगर ऐसे नहीं होंगे, इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो फिसल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली द treated टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। ठीक है, ऐसे ही क्या है, जो टायर्स होते हैं उसमें भी इस तरह के कट्स होते हैं। ठीक है, ये देखो ये कट्स है ताकि रोड के साथ उसका क्या बन सके, इंटरलॉकिंग हो सके और वो अच्छे से चिपक कर चल सके टायर। ठीक है, वरना क्या होंगे, टायर अगर घिस जाएंगे, ये वाले ग्रूव्स जो हट जाएंगे उसके, तो क्या हो जाएगा, वो टायर्स फिसलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और गाड़ी
एक्सीडेंट का शिकार हो सकती है, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है। वी डेलिबरेटली increases friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobile, ठीक है। हम फ्रिक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं बाय ब्रेक्स, अगर उसको ब्रेक्स का यूज़ करके, किसी भी व्हीकल में ब्रेक्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उस फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels. आपने देखा होगा जब भी आप बाइसिकल चलाते हो या फिर, ठीक है, बाइसिकल चलाते हो तो आपने देखा होगा जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो टायर से थोड़ा दूरी पे होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप ब्रेक दबाते हो वो टायर पे एकदम से चिपक जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा टायर पे एकदम से चिपक जाते हैं और गाड़ी, साइकिल क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। इस तरह से ब्रेक काम करते हैं। द व्हील स्टॉप्स मूविंग, ठीक है। इस तरह से जो व्हील होता है वो स्टॉप कर देता है मूविंग, क्योंकि ब्रेक अब उस पर चिपक चुका है, ठीक है। पहले वो उससे अलग था, जैसे ही आपने ब्रेक लगाया वैसे ही वो टायर के रिम से चिपक जाता है और स्पीड जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। आपने देखा होगा जब भी कबड्डी प्लेयर रेड करने जाते हैं तो रेड करते समय वो क्या करते हैं, अपने हाथ पे मिट्टी लगा लेते हैं या सॉइल लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके हाथ रफ हो जाते हैं, जिससे बेटर ग्रिप आती है। अगर उनके हाथ में पसीना रहे या स्लिपरी रहे तो क्या होगा, जब भी वो किसी को पकड़ेंगे तो उसके हाथ से फिसल जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, मिट्टी से अपने हाथ क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से बेटर ग्रिप आती है। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। आपने जिमनास्ट को देखा होगा, एक पाउडर सा रखा होता है व्हाइट कलर का, उसको क्या करते हैं, अपने हाथों पे लगाते हैं और फिर उसके बाद जिमनास्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट, ठीक है। कुछ सिचुएशन ऐसी भी हैं, यहाँ पर तो हमको फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ा इससे पहले सिचुएशंस में, कि इन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पर हमको ये ज़रूरत थी कि फ्रिक्शन बढ़े, इंक्रीज हो जाए। अब हमें कई जगह ऐसी ज़रूरत भी होती है कि ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमको फ्रिक्शन को घटाना होता है, रिड्यूस करना होता है, ठीक है। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। आपने देखा होगा कि आप कैरम बोर्ड खेलते समय क्या करते हो, पाउडर उसमें डालते हो, ठीक है। जब उसमें क्या हो जाता है, वो फ्रिक्शन ज़्यादा होने लग जाते हैं, कि जब आप उसमें स्ट्राइकर को रोटेट कराते हो, स्ट्राइकर पे मारते हो, हिट करते हो, तो क्या होता है, वो आधे में जाके रुक जाता है। तो आप क्या करते हो, उस पर पाउडर पोर करते हो। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंज ऑफ डोर, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि जब आपका डोर क्या है, थोड़ा बंद होने में, खुलने में थोड़ा दिक्कत करता है, तो आप उस पर क्या करते हो, ऑयलिंग कर देते हो उसके हिंज पे, उसके जहाँ पर से वो खुलता है, जो उसके जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स पे क्या करते हो, ऑयलिंग कर देते हो। द डोर मूव स्मूथली, और इसकी वजह से क्या करता है, डोर स्मूथली मूव्स करता है। अ बाइसिकल एंड अ मोटर्स मशीन्स यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स। आपने देखा होगा बाइसिकल और मोटर मशीन्स जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, उनमें क्या करते हैं, वो जहाँ पर भी उनकी मैकेनिक मोटर मशीन होती हैं जो घूमती हैं, रोटेट करती हैं, जिनमें फ्रिक्शन होता है, वहाँ पर क्या करते हैं, वो ग्रीसिंग कर देते हैं या ऑयलिंग कर देते हैं, ठीक है। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इन सब केसेस में हम क्या करते हैं, रिड्यूस करना होता है फ्रिक्शन को, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। अब देखो यहाँ पर चाहे वो कैरम बोर्ड हो, कैरम बोर्ड में हमने क्या किया, पाउडर डाल के हमने फ्रिक्शन को कम कर दिया, जिसकी वजह से जो उसके जो क्या थी, स्ट्राइकर वगैरह थे और जितनी भी चीज़ें थी वो क्या है, इजीली मूव कर पाती हैं उसमें से, ठीक है। और हमने गाड़ियों में देखा ग्रीसिंग की, तो ग्रीसिंग की वजह से जो उसके टायर्स है, उसकी मशीनरी, वो स्मूथली मूव कर पाती हैं, ठीक है। व्हेन ऑयल ग्रीस और ग्रेफाइट is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other, ठीक है। जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में हम इस तरह के क्या करते हैं, थिन लेयर ऐड करते हैं, चाहे वो ऑयलिंग की हो, चाहे वो ग्रीसिंग की हो, तो वो क्या करती थी, वो सरफेस में क्या कर देती है, स्मूथनेस ले आती है, ठीक है। उस स्मूथनेस की वजह से क्या होता है, वो डायरेक्टली रब नहीं कर पाते हैं दो सरफेसेस एक दूसरे से, ठीक है। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। और जो इंटरलॉकिंग होती है उनके बीच में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये ऑयलिंग, लुब्रिकेंट डाल रखा है, लुब्रिकेंट यानी कि ऑयल, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दो सरफेसेस के बीच में क्या हो गया, इंटरलॉकिंग नहीं हो पा रही अच्छे से, तो स्मूथ हो गया वहाँ पर, ठीक है। मूवमेंट बिकम्स स्मूथ। द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट। ऐसा सब्सटेंस जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं। यानी कि वो ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, वो सब क्या है, लुब्रिकेंट्स है।
इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट। कई मशीन्स ऐसी होती हैं जिसमें ऑयल को लुब्रिकेंट की तरह नहीं लगाया जा सकता है। एंड एयर क्यूजिन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, एयर कुशंस का यूज करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन का यूज करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, एयर कुशंस का यूज करते हैं। यानी कि एयर्स के छोटे छोटे कुशंस बने होते हैं, उनको उसके बीच में डाल देते हैं ताकि फ्रिक्शन ना हो। आपने देखा होगा कि आपके जो ऑनलाइन सामान की पैकिंग होती है उसमें क्या होता है, ताकि सामान आपका टूट ना जाए उसके बदले क्या करते हैं, एयर कुशंस। या फिर आपने देखा होगा एयर कुशंस का यूज़ करते हैं। या फिर आपने देखा होगा साइकिल वगैरह, जब आप नई साइकिल लेते हो तो उस पर छोटे छोटे बबल वाले क्या होते हैं, एयर कुशंस होते हैं, जिनको आप फोड़ते भी रहते हैं। ठीक है, वो क्यों होते हैं, ताकि अगर साइकिल किसी से टकराए कहीं पे, उस पर क्या ना आए, डेंट ना आए या घिस ना जाए वो। ठीक है, उसका पेंट ना हट जाए। तो इस वजह से आप क्या करते हो, ये एयर कुशंस का भी यूज़ करते हो जहाँ पर आप ऑयलिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद व्हील्स जो होते हैं वो भी करते हैं क्या, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। जो व्हील्स होते हैं वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, यू मस्ट हैव सीन अटैच्ड एंड अदर पीसेज ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर। आपने देखा है कि जो व्हील्स होते हैं, अगर आपने किसी सामान के नीचे व्हील्स लगा दिए, जैसे आपने देखा होगा सूटकेस। ठीक है, सूटकेस के नीचे आपने अगर देखो, पहले वो भारी था, अब आपने उसके नीचे व्हील्स लगा दिए। ठीक है, व्हील्स लगाने की वजह से क्या होगा, वो इजीली मूव कर पाता है। ठीक है, तो आपने फ्रिक्शन को कम कर दिया। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीस ऑफ लगेज, और बच्चा भी उस भारी से लगेज को उठा लेता है जो जिसको आप पहले नहीं उठा पा रहे थे। वाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट। अब आप उसको देखेंगे एक्टिविटी 9.4 में। टेक अ फ्यू पेंसिल्स which are cylindrical in shape, place them parallel to each other on the table, place a thick book over it, now push the book, you observe the pencil rolling as the book moves, do you feel it easier to move the book in the way देन टू स्लाइड इट। ठीक है, आपने क्या करना है, एक बुक रखनी है, बुक के नीचे आपने इस तरह से पेंसिल्स लगा देनी है। अब आप उस बुक को मूव करोगे तो इजीली मूव कराएगी। अब आप एक बार उसको बिना पेंसिल रखे मूव करो, आपको टफ लगेगा उसको टेबल में मूव कराना। और आपने जब पेंसिल उसके नीचे इस तरह से लगाई और आप उसको मूव कराओगे तो इजीली मूव कर पाएंगे। ठीक है, डू यू थिंक दैट रेसिस्टेंस ऑफ मोशन ऑफ द बुक हैज़ बिन रिड्यूस्ड। ठीक है, आपने देखा कि जो मोशन है वो इजी हो गया। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय द प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट। आपने देखा होगा कई बार कि जो हैवी मशीन्स होती है उनको किस खाने के लिए, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए उसके नीचे कुछ लॉग्स का यूज़ किया जाता है, लकड़ी के डंडों का यूज़ किया जाता है, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कराई जा सके। ठीक है, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस, जब एक बॉडी किसी सरफेस पे रोल करती है ऑफ अनदर बॉडी, द रेसिस्टेंट टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो इस तरह का जो फ्रिक्शन होता है इसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, आपने किस तरह के, दो तरह के फ्रिक्शन पहले पढ़े थे। स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि एक स्टेबल चीज, एक स्टेबल ऑब्जेक्ट में लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा आपने देखा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो कि स्लाइड करती हुई चीजों पे लगता है, ये स्लाइडिंग मोशन कर रही है। तीसरा आपने देखा रोलिंग फ्रिक्शन, जो रोल करती हुई जो चीजें हैं उन पे रोलिंग। तो सबसे कम फ्रिक्शन कौन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा हल्का फ्रिक्शन होगा। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे थोड़ा ज्यादा होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा ताकत लगती है उसको हटाने में। ठीक है, रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। ठीक है, ये आसान होता है, रोलिंग करवाना ज़्यादा आसान होता है स्लाइड करवाने से। ठीक है, स्लाइड थोड़ा टफ होता है रोलिंग से। ठीक है, स्लाइड करवाओगे तो आपको ज़्यादा क्या है, एनर्जी की ज़रूरत होगी, जबकि रोलिंग में आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स। इसीलिए लगेज में रोलर्स का यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है, अच्छा होता है। ठीक है, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड। तो अब आप बता सकते हो क्यों व्हील्स को इतना ज़्यादा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन बोलते हैं मैनकाइंड की लाइफ में। ठीक है, सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्मॉल होता है, यानी कि कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। हमने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, उससे थोड़ा इजी, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी इजी क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स। ठीक है, कई जगह पे जो स्लाइडिंग की जगह पे क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन का यूज़ कर लिया जाता है, जैसे बॉल बेयरिंग हो गई। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स बिटवीन हब्स एंड द एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल। आपने देखा होगा सीलिंग फैंस पे क्या होते हैं, अगर आप उनकी मोटर को देखोगे तो यहाँ पर ऐसे गोल गोल सी क्या लगी होती हैं, बॉल्स लगी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉल बेयरिंग। ठीक है, बॉल बेयरिंग बोलते हैं इसे।
आपने साइकिल में भी देखा होगा, साइकिल के जहाँ पर टायर्स होते हैं उसके बीच में जहाँ पर रिम बीच में अटैच होती है, तो वहाँ पर आपने देखे होंगे इस तरह के गोले गोले लगे होते हैं एक जगह पे, ठीक है, ऐसे बंद होता है, तो इसे बॉल बेयरिंग कहते हैं, जो कि क्या कर देती है, इस रोटेशन को, जो ऐसा रोटेशन हो रहा है उसको क्या कर देती है, आसान कर देती है, क्योंकि बॉल्स हैं, अब बॉल्स के थ्रू वो रोलिंग फ्रिक्शन यूज होगा वहाँ पर, जबकि अगर पहले होता तो वो एक दूसरे की सरफेस पे फिसलते, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म होने के चांसेस होते और वहाँ पर वो मशीनरी खराब हो सकती थी, लेकिन बॉल लगने की वजह से वो इजी हो जाएगा और फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने देखा, ये है बॉल बेयरिंग का एग्जांपल, यहाँ पर बॉल बेयरिंग ये लगी होती है, इसके अंदर बॉल बेयरिंग, ये देखो यहाँ पर छोटी छोटी बॉल्स हैं, ठीक है। ये साइकिल का है, साइकिल में भी देखो, साइकिल में भी इस तरह से ही लगी होती है, ये फिलहाल तो ये फैन का है, ठीक है, इसी तरह से साइकिल में भी लगी होती है बॉल बेयरिंग, यहाँ पर बॉल्स हैं, अब इसके थ्रू ये मूव करेंगे, यहाँ पर ग्रीसिंग कर देते हैं थोड़ी सी और मूव करती हैं। इसके बाद आता है आपके पास फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या है, अब फ्लूइड में फ्रिक्शन, फ्लूइड मतलब ये लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड हो सकता है या एयर हो सकती है, उसको फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, जो फ्लो करती है। यू नो दैट द एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन, आपको पता है कि जो एयर है वो बहुत लाइट है और थिन भी है, ठीक है, येट इज एक्सर्ट्स फ्रिक्शन फोर्स एंड ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट, ठीक है, लेकिन ये भी क्या लगाती है, फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, ठीक है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम, ठीक है, ऐसे ही क्या है, वाटर भी क्या लगाता है, वाटर और किसी भी तरह का लिक्विड क्या है, वो भी फ्रिक्शन लगाते हैं जब उनमें से कोई चीज़ होकर गुजरती है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड, ठीक है, अगर हम साइंस की बात करें तो लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड की तरह मानते हैं, यानी कि फ्लूइड मानते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लूइड होता है वो एक्सर्ट करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्लूइड में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करवाते समय या मोशन करवाने में फ्लूइड में भी क्या लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग, ठीक है, और जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। आपने कभी सुना होगा ड्रैग रेस के बारे में, ड्रैग रेस जो बाइक्स की होती है, ड्रैग रेस बाइक की क्या होती है, अगर किसी बाइक की आपको स्पीड निकालनी है कि कितने स्पीड आ रही है तो आप ड्रैग रेस करवाते हो, ठीक है, क्यों करवाते हो, कि एयर को कितने अच्छे से वो काट के आगे बढ़ रही है, यानी कि एयर को काट रही है, यानी कि एयर में फ्रिक्शन, एयर की वजह से जो फ्रिक्शन है उसे काट कर वो आगे जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं, यानी कि वो ऑब्जेक्ट ड्रैग कर रहा है, ड्रैग रेस। तो ड्रैग रेस से आपको पता चलता है कि वो एयर को काट कर कितनी स्पीड में आगे जा सकती है, जिसे ड्रैग कहते हैं, ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है किसी ऑब्जेक्ट पे क्या बताता है, कि फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, कि उस फ्लूइड के फ्रिक्शन के अपोजिट उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, कि वो कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाकर वो स्पीड गेन कर रहा है। द फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स और किस पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए आपने देखा होगा अगर आप बड़ी बसेज होंगी तो वो कम स्पीड से चलती है, और अगर आगे का शेप्स थोड़ा शार्प होगा, यानी कि नुकीला इस तरह का होगा शेप, तो वो फास्ट चलती है। इसीलिए जो आपकी रेसिंग बाइक्स होती हैं उनका शेप कैसा होता है, ऐसा टाइप का होता है, ठीक है, आगे से पतला और पीछे से चौड़ा होता है, ठीक है। इसी वजह से वो क्या करती हैं, उसको ज़्यादा अच्छे से क्या कर पाती हैं, जो ड्रैग है उसको कम कर पाती हैं, ठीक है। It is obvious that when objects move through fluids, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy. ठीक है, जब भी उनको किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, फ्लूइड में मूव करना होता है, तो उनको क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो उसको एनर्जी कम करनी भी होती है, ठीक है। एफर्ट्स आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स, ठीक है। अब उनको जो फ्लूइड है उसमें फ्रिक्शन कम करना है या ड्रैग कम करना है, तो उनको क्या करना पड़ता है, कुछ डिफरेंट शेप्स का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि उनको डिफरेंट शेप्स में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो उनमें फ्लूइड में फ्रिक्शन कम लगे या ड्रैग कम लगे। Where do you think scientists get hints for these special shapes for nature? Of course, birds and fishes have to move about in fluids all the time, ठीक है। आपने देखा है कि बर्ड्स और जो फिशेज होती हैं वो हमेशा फ्लूइड में मूव करती हैं, यानी कि बर्ड्स तो एयर में मूव करती हैं और जो फिशेज होती हैं वाटर में मूव करती हैं। अब उनके शेप्स कैसे होते हैं उसको हम देखेंगे। देयर बॉडीज मस्ट हैव evolved to shape which would make them less energy
इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और वो क्या करती हैं, बहुत कम एनर्जी उनकी लगती है उसमें मूव करने में। अब उनका शेप कैसा होता है आपने देखना है, उनका शेप होता है स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइंड शेप कहते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप कैसा होता है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इस तरह का शेप क्या होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है। अब आपने फिशेस भी देखे होंगे इसी तरह की होती है, और बर्ड्स भी आप जब देखते हो तो बर्ड्स का भी शेप इस तरह का ही होता है। जब आप ध्यान से देखोगे बर्ड्स का शेप, जब वो मूव करती हैं एयर में तो इस तरह से अपना शेप कर लेती है, ठीक है। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन, डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटीज इन इट्स शेप एंड दैट इज ऑफ बर्ड, ठीक है। आपने एरोप्लेन का शेप भी देखा होगा, एरोप्लेन का शेप भी इस तरह का ही होता है, ठीक है। इस तरह का ही होता है एरोप्लेन का शेप, ठीक है। तो ये सारे शेप क्या बताते हैं कि इस तरह के जो शेप है, यानी कि स्ट्रीमलाइन जो शेप है, वो फ्लूइड को अच्छे से क्या कर सकते हैं, उसमें फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। इन फैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। और इसी तरह से व्हीकल्स भी जो बने होते हैं वो ताकि अच्छे से उनका ऑयल कम खर्च हो, उनकी एनर्जी कम खर्च हो, इस वजह से उनका शेप्स इस तरह से बना होता है कि ताकि वो फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर सके, ठीक है। तो फ्लूइड में लगने वाला जो फ्रिक्शन है उसको कम कर सके, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ने इस तरह से ढूंढा है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी फ्रिक्शंस के बारे में, कैसे उसको रिड्यूस करते हैं, क्या इविल्स हैं उसके, ठीक है, क्या कैसे हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस फ्रिक्शन के चैप्टर में क्या करी, डिस्कस की, और हमें काफ़ी इसके बारे में नॉलेज हमें आ गई है। सो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर्स के NCERT एक्सरसाइजेस करेंगे। सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय।